नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं। भोपाल में एक युवक को 395 दिन जेल में बिताने पड़े, जबकि वो बेकसूर था। वही गरीब था, इसलिए अपने लिए वकील भी नहीं कर पाया। पुलिस ने हर कदम पर गलती की, मनमानी की, न साक्ष्यों को खंगाला, न ही तथ्यों की पड़ताल की। नतीजे में राजेश नाम का वो शख्स जेल में न्याय का इंतजार करता रहा। राजेश अब रिहा हो गया है, लेकिन पूरे सिस्टम पर कई सवाल हैं। आज यही प्रदेश का प्रश्न है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने बगैर जुर्म 395 दिन सलाखों के पीछे बिताए। लौटा तो किराए के घर का 13 महीने का किराया बकाया है। काम मांगने जाता है तो लोग शक से देखते हैं, कहते हैं कि ये तो जेल से आया है। कभी जिस मेहनत पर उसे गर्व था, आज वही हाथ खाली है। बाहर जरूर आ गया है, लेकिन हर रिश्ता, हर सपना, हर भरोसा जेल में ही छूट गया। अब वो बस चुपचाप जी रहा है और अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन उसने मदद करना चाहा और उसकी वही इंसानियत उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। मेरा नुकसान जो करा है वो मुझे कोई से भी दिलवाओ, या थाने वाले से या सरकार से, किसी से भी। मेरे को कोई पता ही आता नहीं है, मैं इतना जानती नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से करती बताओ। 395 दिन की काल कोठरी के बाद राजेश की दुनिया में थोड़े रंग लौटे हैं। राजेश ने बिना किसी गुनाह के अपनी जिंदगी का 1 साल जेल की सलाखों के पीछे काटा। न कोई सबूत, न कोई गवाह, न कोई जुर्म, और फिर एक दिन अदालत ने कहा आप निर्दोष हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हमारे समय की सबसे बेरहम सच्चाई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां एक आधी अधूरी जांच और एक लाचार व्यवस्था ने एक आम आदमी की जिंदगी से 395 दिन छीन लिए। क्या किसी की मदद करना गुनाह है? इसी सवाल से रोज खुद को कचोटते हैं राजेश विश्वकर्मा। भोपाल के एक दिहाड़ी मजदूर 16 जून 2024 की सुबह मोहल्ले की एक बीमार महिला को इंसानियत के नाते अस्पताल छोड़ा, इलाज करवाया और काम पर चले गए। लेकिन शाम को पता चला महिला की मौत हो गई और अगली सुबह राजेश को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। न कोई गवाह, न सीसीटीवी, न पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, बस शक और सिस्टम की जल्दबाजी। 9 दिन थाने में रखा गया, न वकील से मिलने दिया गया, न परिवार से बात, फिर सीधा जेल। आदमी ने उसको मार दिया होगा, तो वो तड़प रही थी, तो फिर मुझसे बोली भैया मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो। तो मैं DIG वाली हॉस्पिटल में सरकारों में इलाज करवा के और मैं मेरे काम पर निकल गया। शाम को पुलिस वाले आए, पता पड़ा वो ख़त्म हो गई। शाम को पुलिस वाले ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, थाने में बंद कर दिया। मैंने पूछा भाई मेरा क्या कसूर है? कह लगे ऐसा ऐसा है, तुम लाए थे, फोटो में दिखा रहे। मैं इलाज करवा के लेके आया, तो काम पे मुझे कोई लगा ही नहीं रहा कि जेल से निकल के आया है, जेल से निकल के आया है। बस यही है मेरी कि भाई उन पे भी कार्रवाई हो, मुझे बेकसूर रखा गया। इतने दिन मेरा खुली मजदूरी करता था साहब, मेरे पास ज़मीन जायदाद है नहीं है, बाप महतारी है नहीं है, बहन का नहीं रह रहा हूँ, बहन ही परेशान हो रही, बहनों ने कैसे का करा है मालिक जाने। आदर्श नगर की झुग्गी बस्ती में राजेश की बहन का छोटा सा घर है। परिवार में पहले से 5 सदस्य हैं। पति हमाली करते हैं, भाई राजेश की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ रही है। मजबूरी है साहब, क्या करें। भाई का उनके अलावा इस दुनिया में कोई है भी तो नहीं। कहती हैं पुलिस ने हमें जेल ले जाने से पहले बताया था। भाई का आधार कार्ड और मोबाइल भी जब्त कर लिया और वापस देने के एवज में थाने में 500 रुपए देने पड़े। मेरे को 9 दिन बाद पता चला था। 4 बजे मुझे फ़ोन लगाया पुलिस वाले ने, तो कह लगे हम कोर्ट ले जा रहे हैं, इसको जेल ले जा रहे हैं। तो सर मैं बोली कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं अकेली हूँ। तो मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं 1 हफ्ते बाद उससे जेल में मिलने गई। उसने मुझे सब चीज़ बताई कि ऐसे ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर 2-3 महीना में मिल के आई। तो इसके बाद मैं आधार कार्ड फोटोकॉपी मांगी, तो थाने में मुझे दिए नहीं है। 2-3 बार घुमाया मुझे। फिर एक बार गई तो मैं 10 बजे से बैठी मेरे को 12 बजे दिया। उन्होंने 500 रुपये लिए, तब मेरे को आधार कार्ड और उसका मोबाइल दिया। सर बढ़ गया सर मेरा एक खर्चा, और अभी जो यहीं पे है अब रह रहा है, कर रहा है, देगा करेगा और क्या। सही से चेक करती, सही से जांच परख करती तो वो ऐसा होता ही नहीं। हाँ, और ये बताने चाहते, हम मेरे को बताते कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं भी वहाँ से कोई डिटेल निकलवाती। अब मेरे को कोई पता ही आता नहीं है, मैं इतना जानती नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से करती बताओ।
यहाँ कानून की हिफाजत की जाती है, लेकिन यहीं से निकली एक अधूरी जांच ने एक जिंदगी को 395 दिनों तक कैद में रखा। एक बेगुनाह जिसके पास वकील करने के भी पैसे नहीं थे, वह लचर पुलिसिंग का शिकार हुआ। यहाँ एक केस फाइल बनती है, लेकिन ना तो उसमें जिम्मेदारी थी और ना ही गंभीरता। सवाल यह है कि क्या लापरवाह पुलिसकर्मियों से भी सवाल पूछे जाएंगे? आखिर हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है जहां इंसाफ से पहले सजा मिलती है और लापरवाही करने वाले से पूछने वाला कोई नहीं है? पुलिस जांच में खामियों का खामियाजा आज राजेश को भुगतना पड़ रहा है। पोस्टमार्टम में जो कपड़े दर्ज हुए वो पंचनामे से मेल नहीं खाते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना बताया गया, लेकिन मृतका के शरीर या आसपास किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले। घटना के समय मृतका और आरोपी एक साथ थे, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। पुलिस के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि बीमारी के कारण जो है महिला की मृत्यु हुई है, लेकिन पीएम में जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से उनका कहना है कि वो गला दबाने से हुई है, उसकी हत्या की गई है। सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कपड़ों का जो आया है मेडिकल रिपोर्ट में आई है, काफ़ी भिन्नता हैं। साथ ही जो कपड़े रहे हैं मृतिका के, उनमें देखा जाए तो किसी रिपोर्ट में कुछ तरह कपड़े हैं, कहीं कुछ हैं, तो उससे ये समझ में नहीं आता जो मरने वाली जो महिला थी वो कौन थी महिला, और साथ ही जो व्यक्ति उसे छोड़ के गया था वो कौन था। तो इसमें जो आरोपी को बनाया गया है, किस आधार पे उसको आरोपी बनाया गया था, ऐसा कोई भी प्रमाण पुलिस नहीं दे पाई है। न्यायालय द्वारा केवल पुलिस की बताई है जो इन्वेस्टिगेशन में जो कमी आई है कि उसके कारण वो प्रमाण नहीं कर पाएंगे। देश भर में विचाराधीन कैदियों की संख्या चिंताजनक है। एनसीआरबी की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक देश की जेलों में 75.8% कैदी विचाराधीन हैं। 4 में से 3 कैदी को सजा नहीं सिर्फ इंतजार है। मध्य प्रदेश में 6185 विचाराधीन कैदी हैं। ये 1 साल से ज़्यादा वक्त से बंद हैं, सिर्फ सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रति कैदी वार्षिक औसत 27,865 रुपये खर्च हो रहा है। राज्य की जेलों में औसत 164% कैदी हैं। मध्य प्रदेश के 24% कैदी 1 से 3 साल तक विचाराधीन ही हैं। रीना वर्मा जैसी लीगल एड वकील ही थी जिन्होंने सिस्टम के भीतर एक दरवाज़ा खोला, नहीं तो राजेश आज भी सलाखों के पीछे होते। क्योंकि वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति था, अपना वकील भी नहीं कर सकता था, तो उसे विधिक सहायता से जो है न्यायालय द्वारा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण से एडवोकेट किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा जो चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल है उसमें मुझे अपॉइंट किया गया था और मेरे द्वारा उसका पूरा मुकदमा लड़ा गया। राजेश की आवाज़ में दर्द है, हिम्मत और एक चुप्पी भी जो सब कह जाती है। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये हर उस बेगुनाह की कहानी है जो सिस्टम की गलती का शिकार बना। इंसाफ का बोझ अब सिर्फ अदालतों पर नहीं, गरीब की रसोई, रोटी और रिश्तों पर भी पड़ता है। ये वही थाना है जहां से एक कमज़ोर सी केस फाइल निकली जिसने राजेश को कातिल बना दिया। अब सवाल ये भी है, क्या कभी इन जांच अफसरों से कोई पूछेगा? क्या कोई अफसर ये मानेगा कि उसने एक बेगुनाह की ज़िंदगी छीन ली? वो अब किसी की शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप जी रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया इस देश में बेगुनाह होना काफ़ी नहीं है, सुना जाना भी ज़रूरी है। 395 दिन एक लापरवाह जांच ने एक इंसान को खामोश कर दिया। अब अदालत ने कहा वो निर्दोष है, लेकिन क्या उसका समय, सम्मान और पहचान लौट पाएगी? 395 दिन बाद अदालत ने कहा आरोपी निर्दोष है, पर क्या वो 1 साल लौटेगा? क्या वो इज्जत वापस मिलेगी? क्या जेल जाने का दाग कभी मिटेगा? इंसाफ सिर्फ रिहाई नहीं होती, इंसाफ तब होता है जब छीना गया समय, सम्मान और समाज की नज़र, तीनों वापस करने की कोशिश हो। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह और राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। ये रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि 395 दिन जेल में रहे, जो कि बेगुनाह है। अरविंद खरे जी जुड़ गए जो कि पूर्व डीएसपी है। स्वाति गौरव जी जुड़ गए हैं और जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, और सिमरन बरार जो कि वकील हैं। और सबसे पहले मैं राजेश जी आपके पास ही आना चाहूँगी, ज़रा आप बताइए कि कब, कैसे, क्या कुछ हुआ था? राजेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? पहुंच रही। जी राजेश जी, आप बताएंगे ज़रा कि कब, कैसे, क्या हुआ था?
मैडम। जी बोलिए राजेश जी। मुझे वो लेडीज़ को मेरी जान पहचान उस आदमी से ही थी जिनकी जो पत्नी ही थी उसकी। तो वो उनमें दोनों में लड़ाई हुई, कब क्या हुआ, लड़ाई होती रहती थी, तो उस तड़प रही थी, तो उसको मैं उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाके इलाज करवाया उसका, और बस इलाज करवा के मैं मेरे काम पर निकल गया। तो काम पे से बस आओ शाम को तो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया घर पे शाम को। बस पुलिस वाले मुझे थाने ले आए। थाने ला के मुझे थाने में बंद कर दिया। मेरे आधार कार्ड और मेरे मोबाइल नंबर सब ले लिया। दूसरे दिन मुझे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मेरे गांव पे कार्यक्रम है था, तो मैं कार्यक्रम में चला गया। फिर वहाँ से फिर मुझे रात को 12 बजे फिर उठा लाई पुलिस। उठा के 2 बजे रात को मुझे थाने में ले आई, थाने में छोड़ दिया। 9 दिन रखा मुझे जहाँ पे। 9 दिन रखने के बाद मुझे जेल पहुँचाया गया। बहुत कही मैंने, सब कुछ कही, बहुत गड़गड़ाया, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे घर वाले भी गिड़गिड़ाए, सब कुछ गिड़गिड़ाए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पुलिस वाले ने एक बात नहीं मानी मेरी। वो मुझे जेल पहुंचा दिया। जेल में मुझे 1 महीने बाद फिर जेल से मुझे निकाला गया। मेरा खून की जांच के लिए जांच करवाई फिर उनने। फिर जांच करवे के बाद इसके बाद फिर मुझे जेल पहुंचा दिया। मेरे पास तो इतने ही पैसे नहीं थे कि मैं वकील प्राइवेट कर सकता। तो फिर मुझे सरकारी वकील मिला, मुझे रीना वर्मा मैडम मिली मुझको। उनने मेरा केस लड़ा, उनने बरी कराया। उनने ना 1 रुपये लिया ना कुछ, उनने ही मुझे बरी कराया। और मेरी बहन सब लोग जो परेशान होते रहे, मिलवे जहाँ तो मिला ना दें। और मेरे काम का नुकसान हुआ, किराए का मकान है, 13 महीना का मुझे उसका भी पैसा देना है। सामान पड़ा है, वो सामान नहीं दे रहा। और बेघर हो गया हूँ मैं। अब जीजी का नहीं रह रहा हूँ, बहन का नहीं, अब जहाँ कब तक रहूँगा मैं। बिल्कुल आपकी परेशानी हम समझ काम सकते हैं मांगने राजेश जाते जी। हैं तो काम देते नहीं है, कहते हैं जी। काम मांगने जाते हैं तो कहीं तो आदमी बोलते हैं जेल से निकल के आया है, वो फलाने को मार दिया है, ऐसा वैसा, कोई काम पे भी नहीं लगाता है। अब मैं जो इतने दिन रहा उसकी भरपाई चाहे सरकार करे चाहे पुलिस वाले करे। मेरा तो नुकसान हुआ है, मेरे काम भी छूट गया, सब कुछ छूट गया। हाँ, मैं गुनहगार होता तो बात अगल थी। मैंने तो अच्छा किया था। कोई रोड पे अगर कोई तड़प रहा हो, भाई उठा के हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवाया, जो कोई गुनाह है क्या? उनने मुझ पे ही मर्डर लगा दिया था, मुझे जेल पहुंचा दिया। बस मैं चलिए दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी राजेश जी। अरविंद सर के पास मैं जाना चाहूंगी। सर, राजेश जी को आपने सुना, अब सवाल यही है, पुलिस की कार्रवाई पर ये सवाल उठते हैं कि ना तो कोई आपके पास तथ्य थे, सबूत थे, गवाह थे, और उसके बावजूद राजेश जी को जेल में डाल दिया गया। बेकसूर वो थे, और 395 दिन, बहुत दिन होते हैं ये जो उन्होंने जेल में काटे हैं। इसमें कोई शक नहीं ऋतु जी, उसमें पुलिस की घोर लापरवाही है। पुलिस में सामान्यतः क्या होता है, जब ये औरत की डेथ हुई होगी हॉस्पिटल में तो एक मर्ग कायम हुआ होगा। मर्ग में जो अनुसंधान करता होगा उसने अपने हिसाब से साक्ष्यों के आधार पर 302 में प्रकरण कन्वर्ट किया होगा। सामान्यतः सारे साक्ष्यों की समीक्षा और वेरीफाइड एसएचओ करते हैं। एसएचओ के बाद एसीपी रैंक के अधिकारी उसमें मार्गदर्शन देते हैं। 302 का केस है, सामान्यतः अनुसंधानकर्ता और एसएचओ और एसीपी तीनों की महान लापरवाही है कि कमजोर साक्ष्यों बिना आधार पर किसी निर्दोष को जेल भेज दिया। और न्यायालय ने जो उसको एक्विटल किया है उसके आधार पर यदि जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई आज के बाद, या पुलिस में सामान्यतः एक जिम्मेदारी का कॉलम है नहीं। जिम्मेदारी यदि फिक्स हो जाए किसकी लापरवाही है, वो ऐसा दंड दिया जाए, इस टाइप की भविष्य में कोई ऐसा केस ना हो। राजेश के अलावा ऐसे बहुत से, आप पता नहीं 75% विचाराधीन केस हैं। और ये सिस्टम में थोड़ा खराबी है पुलिस में,
कि जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए किसकी लापरवाही हुई और किसके कारण इस एक निर्दोष नागरिक को, भारत के नागरिक को, जिसको संवैधानिक अधिकार जो स्वतंत्र रहने का अधिकार है, 395 दिन, 1.25 साल तक जेल में रखा। ये हम पुलिस की लापरवाही के साथ कोई शक नहीं, पुलिस की इसमें लापरवाही है और पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई होना ही चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक बेकसूर को जेल में डाल देते हो, 395 दिन वो जेल में काट कर आए और उसके बाद जिस तरह की परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं वो वही समझ सकते हैं। स्वाति जी के पास मैं जाना चाहूँगी। स्वाति जी, आपने राजेश जी को सुना होगा, उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। ये इस तरह के जो केसेस आते हैं और भी जो कई विचाराधीन कैदी होते हैं जो कि न्याय का इंतजार कर रहे होते हैं सालों सालों, इनके लिए आप लोग किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आप लोग अभियान चलाते हैं? देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि सच्चाई की आवाज अक्सर गरीबी में दब जाती है। तो अक्सर करके पुलिस और ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जिसमें पुलिस की लापरवाही के कारण गरीबों को या फिर निचले स्तर पे, चाहे वो जानवर हो या गरीब हो, इनको भुगतना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आम जनता के लिए तो चलाए ही जाते हैं, लेकिन पुलिस को भी इतना सेंसिटाइज होना चाहिए। अक्सर ये आम सीन है जिसमें अरविंद जी भी मुझसे अग्री करेंगे, अब तो अग्री करना चाहिए मेरे हिसाब से। आज भी अगर आप थाने पे जाएंगे और अगर कोई वेल सूटेड खड़ा हो और एक गरीब खड़ा हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है पुलिस को उनको लताड़ते हुए। और अगर आप कोई वेल सूटेड, अगर उसकी गाड़ी के पीछे कुत्ता भी भाग रहा होगा तो पहले सुनवाई कुत्ते के लिए की जाएगी। लेकिन गरीब अगर आधा कुट के और जल के भी आ रहा हो तो उसको कोने में बिठा दिया जाता है। तो न्याय इट्स वेरी, मतलब आजकल मुझे ऐसा लगता है वेरी एक्सपेंसिव टू, मतलब गरीब तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये तो मामला सामने आ गया है। ऐसे कितने मामले अभी भी दबे पड़े होंगे और ऐसे मतलब ये तो आम सीन है कि गरीबों के साथ तो ऑफ कोर्स मतलब दे आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, वो भी पुलिस विभाग में। तो मैं बिल्कुल ये बात बोलना चाहूंगी। तो लोगों को तो सेंसिटाइज कर ही रही है पुलिस, लेकिन अभी पुलिस की सेंसिटिविटी पे एक सवाल होने चाहिए, वो एसएचओ पे सवाल होने चाहिए। और ये पुलिस को जो इनसेंसिटिव हो गई, मैं मान रही हूँ बहुत ओवर प्रेशराइज्ड है, बट ये कोई एक एक्सक्यूज नहीं हुआ लोगों को इतना जो एक्सप्लॉयटेशन जो निचले स्तर को झेलना पड़ता है उनके कारण। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी। मैं सिमरन जी के पास जाना चाहूंगी। सिमरन जी, जैसा कि राजेश जी के केस में हमने देखा कि वकील करने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे लोग जो कि बेवजह जो है यहाँ पर आरोपी साबित हुए, जेल में सजा काटी, ऐसे लोगों के कानूनी अधिकारों की अगर बात की जाए तो इसकी रक्षा आखिर कैसे की जाए? जी, इसमें एक बात जो बोली अभी, वो ये थी कि प्रेशर बहुत रहता है पुलिस पर। मैं आपके दूसरे सवाल पे बाद में आऊंगी। प्रेशर तो आप देखेंगे, अगर हमारे डॉक्टर हैं या इवन वकील हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, या आप खैर जर्नलिस्ट ही कह लें, हर इंडस्ट्री में प्रेशर बहुत हाई है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, किसी ना किसी को उनको नेम करना है एज एन अक्यूज्ड। तो उस चीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग अब मतलब जैसे इनके केस में होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है जो बिल्कुल। तो कभी कभी एकदम ये होता है कि इतना दबाव हो जाता है, केस को रफा दफा करना होता है, ना साक्ष्य का इंतजार किया जाता है, ना सबूत, ना गवाह, और उसके बाद आरोपी बना दिया जाता है। शायद इस केस में भी ऐसा ही हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।